दोस्तों, हमने अभी तक बात कर ली है व्यवस्थापिका की। केंद्र सरकार की हम बात कर रहे थे और केंद्र सरकार के हम लोगों ने 3 अंग देखे थे। केंद्र सरकार की हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों, और केंद्र सरकार में हमने 3 बातें देखी थी। इसमें हमने पहली बात देखनी थी व्यवस्थापिका, इसमें हमें दूसरी बात देखनी थी कार्यपालिका, और इसमें हमें तीसरी बात देखनी है न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। दोस्तों, हम व्यवस्थापिका की बात कर चुके हैं। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंदर हमें क्या क्या देखना है दोस्तों? तो कार्यपालिका में हमें पहला देखना है राष्ट्रपति। कार्यपालिका में हमें राष्ट्रपति के बाद देखना है दोस्तों उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बाद हमें देखना है दोस्तों प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के बाद हमें देखना है इसमें प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद। ये 4 बातें जो है ये हमें किसमें देखनी है? कार्यपालिका के अंदर देखनी है। हम पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों राष्ट्रपति। तो केंद्र सरकार के अंदर कार्यपालिका, और कार्यपालिका के अंदर हम पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं राष्ट्रपति। दोस्तों, अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो भारत में जो राष्ट्रपति होता है, इस राष्ट्रपति की तुलना भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के समान बनाया गया, ब्रिटेन के सम्राट के समान बनाया गया है। ब्रिटेन के सम्राट के समान बनाया गया। तो भारत में राष्ट्रपति का पद किसके समान बनाया गया? ब्रिटेन के सम्राट के समान। कैसे? भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाममात्र का प्रधान है। कार्यपालिका का नाममात्र का प्रधान है, या इसे राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख भी कहा जाता है। राष्ट्रपति को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? संवैधानिक प्रमुख भी राष्ट्रपति को कहा जाता है। वास्तविक प्रमुख तो भारत में कौन होता है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति जो है, इस राष्ट्रपति के लिए अगर हम आगे देखें तो इसकी योग्यताएं क्या है? राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या होती है? कौन व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति बन सकता है, इसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो हमारे हेडिंग हो जाएगा राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। दोस्तों, राष्ट्रपति पद की योग्यताओं की बात करें तो इसकी संविधान में पहली योग्यता बताई गई है भारत का नागरिक हो। भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। इसकी दूसरी योग्यता बताई गई है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु क्या हो चुका हो? पूर्ण कर चुका हो। तीसरी योग्यता बताई गई है इसकी लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। उसकी चौथी योग्यता है भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर ना हो। भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर ये नहीं होना चाहिए।
ये चार योग्यताएं राष्ट्रपति के पद की बताई गई है। तो दोस्तों राष्ट्रपति के पद की पहली योग्यता बताई गई है, ये भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। योग्यताओं के बाद दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो हमारा हेडिंग हो जाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन। दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो आप देखेंगे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य मिलकर करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है भारत में, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य करते हैं। यहीं पर 70वें संविधान संशोधन 1992 से दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल किए गए, निर्वाचित सदस्य भी शामिल किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा राष्ट्रपति का चुनाव करता कौन है। तो राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के केवल कौन से सदस्य करते हैं, निर्वाचित सदस्य। 70वें संविधान संशोधन 1992 से किसको और शामिल किया, तो दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता के रूप में शामिल किया गया। अच्छा दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है भारत में, तो भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है दोस्तों, अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतपत्र के द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है भारत में, तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मत पद्धति कौन सी होती है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतपत्र के द्वारा इसका चुनाव होता है। यहीं पर दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति आयरलैंड से ली गई है। कहाँ से ली गई है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति आयरलैंड से ली गई। इसे हेयर पद्धति भी कहा जाता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, हेयर पद्धति भी कहा जाता है। तो हमने अभी तक देखा राष्ट्रपति का चुनाव भारत में अप्रत्यक्ष रूप से होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है, गुप्त मतपत्र के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति को कहां से लिया गया है, आयरलैंड से, और इसे क्या कहा जाता है, हेयर पद्धति भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति आखिर होती क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर रहे हैं। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति में प्रत्येक मतदाता प्रत्येक उम्मीदवार को प्राथमिकता
या वरीयता के आधार पर, प्राथमिकता या वरीयता के आधार पर वोट देता है तथा चुनाव में वही उम्मीदवार विजय होता है जो न्यूनतम कोटा प्राप्त कर ले। चुनाव में वही उम्मीदवार विजय होता है जो क्या कर लेता है, न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेता है। दोस्तों न्यूनतम कोटा क्या होता है, तो न्यूनतम कोटा का सूत्र होता है कुल वेध मत बटे 2 + 1। जिस उम्मीदवार को कुल वेध मतों का आधे से 1 वोट ज्यादा मिल जाता है वो चुनाव में विजय हो जाता है। ऐसी पद्धति को एकल संक्रमणी मत पद्धति कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल। दोस्तों राष्ट्रपति के कार्यकाल की यदि बात करें तो राष्ट्रपति जो है वो पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष के लिए अपना पद धारण करता है। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष के लिए अपना क्या करता है, पद धारण करता है। इससे पहले भी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है, उपराष्ट्रपति को दे सकता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति को। अगली बात, राष्ट्रपति को पद से संसद संविधान का अतिक्रमण करने पर, संविधान का क्या करने पर, अतिक्रमण करने पर महाभियोग के द्वारा हटाती है। महाभियोग के द्वारा हटाती है। तो राष्ट्रपति को पद से कौन हटाता है, संसद हटाता है। क्यों हटाती है, संविधान का अतिक्रमण करने पर। कैसे हटाती है, महाभियोग के द्वारा हटाती है। अगली बात हम करते हैं दोस्तों, कार्यकाल हमने देखा पद ग्रहण की तिथि से कितना होता है, 5 वर्ष होता है। इससे पहले भी त्यागपत्र किसको दे सकता है राष्ट्रपति, अपना उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटाता है, संसद हटाती। क्यों हटाती, संविधान का अतिक्रमण करने पर। कैसे हटाती, महाभियोग के द्वारा हटाती। अगली बात हम करने जा रहे हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की। तो हमारा अगला हेडिंग हो जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग। दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की यदि बात करें तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो बताई गई है अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में बताई गई है, 61 में। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। इसे जिस सदन में शुरू किया जाता है, जिस सदन में शुरू किया जाता है उसके 1/4 सदस्य, जिस सदन में शुरू किया जाता है उसके कितने सदस्य, 1/4 सदस्य महाभियोग का प्रस्ताव बनाकर, महाभियोग का प्रस्ताव बनाकर सदन के अध्यक्ष या सभापति को देते हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, तो इसके बाद अध्यक्ष या सभापति 14 दिनों की पूर्व सूचना देकर,
14 दिनों की पूर्व सूचना देकर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करवाता है। ठीक दोस्तों, अभी तक हमने देखा महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई अनुच्छेद 61 में। महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के दोनों में से किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। इसे जिस सदन में शुरू किया जाता है उसके 1/4 सदस्य महाभियोग का प्रस्ताव बनाकर सदन के अध्यक्ष सभापति को दे देते हैं। इसके बाद अध्यक्ष सभापति 14 दिनों की पूर्व सूचना देकर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या करवा देता है, शुरू करवा देता है। अगली बात है दोस्तों यहाँ पर महाभियोग की प्रक्रिया जिस सदन में शुरू होती महाभियोग की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में अलग अलग इनकी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य होता है। पारित होना अनिवार्य है। यानी राष्ट्रपति को महाभियोग से अगर हटाना है तो पहले तो 1/4 सदस्य इसको शुरू करवाएंगे, उसके बाद संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से महाभियोग की प्रक्रिया पारित होगी। उसी के बाद राष्ट्रपति को पद से हटाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाती राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। शक्तियां और कार्य की बात करें दोस्तों तो राष्ट्रपति की शक्तियां जो है वो बेसिकली 2 प्रकार की बताई गई है। एक बताई गई है इसकी सामान्यकालीन शक्तियां, सामान्यकालीन शक्तियां, और दूसरी बताई गई है इसकी आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां। पहले हम बात कर रहे हैं सामान्यकालीन शक्तियों की। तो राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों में पहली शक्ति आती है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति की बात करें तो ये 2 प्रकार से राष्ट्रपति के पास होती है। एक तो क्या देखो, कार्यपालिका शक्ति के तहत भारत की सरकार संबंधी सभी शक्तियां, सरकार संबंधी सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। और दूसरी, कार्यपालिका शक्ति के तहत राष्ट्रपति भारत के सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। सभी पदाधिकारियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। जैसे राष्ट्रपति की नियुक्ति जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। इस तरह से सभी प्रकार के जितने भी पदाधिकारी इनकी नियुक्ति कार्यपालिका शक्ति के तहत ही कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसके बाद दूसरी है दोस्तों यहाँ पर कार्यपालिका शक्ति के अंदर ही एक बात और यहाँ आ जाती है, विदेशी मामले या वैदेशिक संबंधों संबंधी शक्ति। इसके तहत राष्ट्रपति भारत के जितने भी, भारत सरकार द्वारा जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए जाते हैं वो सारे संबंध राष्ट्रपति के नाम से बनाए जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसके नाम से बनते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध राष्ट्रपति के नाम से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, यहीं पर एक और बात आ जाती है सैन्य शक्ति की। सैन्य शक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। सर्वोच्च सेनापति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। सुप्रीम कमांडर इसको कहा जाता है। तो हमने सामान्यकालीन शक्तियों के अंदर राष्ट्रपति की पहली शक्ति देखी दोस्तों, कार्यपालिका शक्ति। इसमें कहा गया कि भारत सरकार संबंधी सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है।
राष्ट्रपति भारत के सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। वैदेशिक संबंधों संबंधी शक्ति भी इसी का हिस्सा है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध राष्ट्रपति के नाम से बनाए जाते हैं। सैन्य शक्ति की बात करें तो भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की पहली शक्ति हमने देखी सामान्यकालीन शक्ति में कार्यपालिका शक्ति। सामान्यकालीन शक्तियों में राष्ट्रपति की दूसरी शक्ति होती है विधायी शक्ति। दूसरी शक्ति है राष्ट्रपति की यहां पर विधायी शक्ति। विधायी शक्ति के आधार पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करता है। राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्य मनोनीत करता है। संसद का सत्र बुलाता है और सत्रावसान करता है। ये सब चीजें जो है ये किसका हिस्सा है? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति का हिस्सा मानी जाती है। तो अगर हम राष्ट्रपति की विधायी शक्ति की बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में पहली बात आई कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्य क्या करता है? मनोनीत करता है। संसद का सत्र बुलाता है और उसका सत्रावसान करता है। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों के अंदर तीसरी शक्ति की हम बात करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति की तीसरी शक्ति है वित्तीय शक्ति। सामान्यकालीन शक्तियों में राष्ट्रपति की तीसरी शक्ति कौन सी है? वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति की बात करें तो भारत का बजट संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत करवाया जाता है। भारत का बजट कौन प्रस्तुत करवाता है संसद के दोनों सदनों में? राष्ट्रपति। धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति की अनुमति क्या होती है दोस्तों? आवश्यक होती है। ये राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति मानी जाती है? वित्तीय शक्ति मानी जाती है। तो इसके तहत राष्ट्रपति भारत का बजट संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करवाता है। धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति की जो आपके चौथी शक्ति है सामान्यकालीन शक्तियों में, वो है न्यायिक शक्ति। तो राष्ट्रपति की चौथी शक्ति है सामान्यकालीन शक्तियों में कौन सी? न्यायिक शक्ति। दोस्तों न्यायिक शक्ति की बात करें तो ये बताई गई अनुच्छेद 72 में। इसके तहत राष्ट्रपति भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को क्षमा कर सकता है। न्यायिक शक्ति के तहत राष्ट्रपति भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है। तो ये जो चार शक्तियां हमने देखी है राष्ट्रपति की, कौन सी शक्तियां कहलाती है? सामान्यकालीन शक्तियां कहलाती है। इसमें पहली शक्ति कौन सी है? कार्यपालिका शक्ति, दूसरी विधायी शक्ति, तीसरी वित्तीय शक्ति और चौथी न्यायिक शक्ति। इसके बाद हम राष्ट्रपति की दूसरे प्रकार की शक्तियों की बात करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति की दूसरे प्रकार की शक्तियां जिन्हें कहा जाता है आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की दूसरे प्रकार की शक्तियां कौन सी है? आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां ये 3 हैं। कितनी हैं? 3। इसमें पहली आती है राष्ट्रीय आपात, दूसरी है राष्ट्रपति
शासन, तीसरी है वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात की बात करें तो ये बताया गया अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन बताया गया अनुच्छेद 356 में, वित्तीय आपात बताया गया अनुच्छेद 360 में। आगे राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसकी सिफारिश पर करेगा? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। ठीक है दोस्तों, आधार क्या होता है इसका? तो इसके 3 आधार हैं। पहला आधार है युद्ध, दूसरा आधार है बाह्य आक्रमण और तीसरा आधार है सशस्त्र विद्रोह। ठीक है दोस्तों, ये जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 से आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर जोड़ा गया था। सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में 44वें संविधान संशोधन 1978 से आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर जोड़ा गया था। तो हमने राष्ट्रीय आपात पहली देखी शक्ति इसकी बताया गया अनुच्छेद 352 में। घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। आधार क्या होता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर इसे घोषित किया जाता है। सशस्त्र विद्रोह शब्द संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। किस शब्द के स्थान पर जोड़ा गया? आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर जोड़ा गया है। राष्ट्रीय आपात के बाद राष्ट्रपति की दूसरी शक्ति होती है सामान्य आपातकालीन शक्तियों में राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन बताया गया अनुच्छेद 356 में। अनुच्छेद 356 में बताया गया कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसकी सिफारिश पर करेगा? तो संबंधित राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर। अगली बात, राष्ट्रपति शासन की घोषणा का आधार क्या होता है? तो इसकी घोषणा का आधार होता है राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होना। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होना या राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलना। राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलने पर किसकी घोषणा की जाती है? राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में बताया गया? 356 में। घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर करेगा? संबंधित राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर। आधार क्या होगा इसका? तो राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाना या राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलना। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति की तीसरी और आखिरी शक्ति है इस आपातकालीन शक्तियों के अंदर, वो है आपके वित्तीय आपात। तीसरी शक्ति है यहाँ पर अनुच्छेद 360 में बताई गई है, वित्तीय आपात। वित्तीय आपात की घोषणा भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति को इस बात की सिफारिश कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति इसकी क्या करता है? घोषणा करता है। आधार क्या होता है वित्तीय आपात की घोषणा का? तो वित्तीय आपात की घोषणा का आधार होता है भारत में वित्तीय अस्थायित्व उत्पन्न होना या भारत का विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त होना। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार क्या हो जाना? समाप्त हो जाना। इन दो आधारों पर वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। दोस्तों हमने देखा है अभी तक कि भारत में वित्तीय आपात एक भी बार इसका प्रयोग नहीं हुआ, जबकि राष्ट्रीय आपात का प्रयोग 3 बार हुआ है और राष्ट्रपति शासन का प्रयोग अभी तक 128 बार हो चुका है। यहाँ हमारे राष्ट्रपति महोदय क्या हो जाते हैं दोस्तों? कंप्लीट हो जाते हैं।